हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में जो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का बचा हुआ पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है उसे कितने इरा में डिवाइड किया गया है। जैसे डिस्कवरी इरा, ट्रांजिशन इरा को हमने उसमें कवर किया था। उसके आगे जो दो बचे हुए पार्ट थे, जैसे कि गोल्डन इरा और मॉडर्न इरा, उसे हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि हमारा जैसे ही नया वीडियो आए, हम अपलोड करें अपने चैनल पे, तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। गोल्डन इरा। ट्रांजिशन इरा के बाद गोल्डन इरा आता है। ट्रांजिशन इरा में हमने देखा था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। सारी बातें सिर्फ स्पॉन्टेनियस जनरेशन पर हो रही थी, बट फिर भी वो फाइनली प्रूव या डिस्प्रूव नहीं हो पाया था। वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि लुईस पास्चर का जो वर्क है वो गोल्डन इरा में आता है और उन्होंने इसी इरा में इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था। कैसे किया था, उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था, अभी आगे हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। माय डियर लर्नर्स, गोल्डन इरा में माना जाता है कि जो रियल बिगिनिंग हुई थी माइक्रोबायोलॉजी की, वो गोल्डन इरा में ही हुई थी। इस नाम से ही आपको लगता होगा कि कहीं ना कुछ खास इसमें हुआ था, तभी से गोल्डन नाम दिया गया है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, क्योंकि इसी इरा में बहुत सारे मेन वर्क हुए थे। जैसे कि बहुत सारे डिजीज काजिंग एजेंट को आइडेंटिफाई किया गया था, बहुत सारे डिजीज को आइडेंटिफाई किया गया था हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट के द्वारा। कौन कौन से डिजीज थे, कौन कौन से डिजीज काजिंग एजेंट आइडेंटिफाइड हुए थे, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अभी हम आपको आगे बताएंगे। जैसा कि 1860 यानी 1860 टू 1910 के बीच का जो एज है वो गोल्डन इरा माना जाता है। किसके लिए? माइक्रोबायोलॉजी के लिए। तो ये भी क्वेश्चंस में आता है कि जो गोल्डन इरा या गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है वो किस ईयर से किस ईयर तक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको मतलब 1857 से ही लिखा मिल जाएगा कि 1857 से 1914 तक होता है। बट हमने कई सारे बुक्स में ढूंढे, हमने देखा तो वहां पर हमको 1860 से लेकर 1910 तक मिला है। तो गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच के वर्क से ही स्टार्ट हुई, और इन्हीं के नाम से जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्होंने वर्क किया था, बाद में इन्हीं का नाम उस इंस्टीट्यूट के नाम कर दिया गया। जैसे कि फ्रांस में इस टाइम है पास्चर इंस्टीट्यूट, ऐसे कोच इंस्टीट्यूट भी है। मतलब जहां पर इन्होंने वर्क किया उसी इंस्टीट्यूट को इनके नाम कर दिया गया। और इस इरा में जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा, एक बायोलॉजिकल साइंस के रूप में स्टेबल फॉर्म में डेवलप हुआ। इसी इरा में इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे कि हमने भी बात की कि बहुत सारे आइडेंटिफाई किए गए थे जिनसे जो कि डिजीज काजिंग एजेंट थे। और इसी इरा में यानी गोल्डन इरा में ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बहुत काम आया था। बहुत सारे डिजीज काजिंग जो एजेंट हैं उनको इनएक्टिव करके और लोगों की जान बचाई गई थी। इसके थ्रू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डेवलप की गई, डिस्कवर की गई एंटीबायोटिक्स के द्वारा। ठीक ऐसे ही लुईस पास्चर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम देखते हैं, इन्होंने क्या क्या माइक्रोबायोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया। इसको हम पहले भी बता चुके हैं, बट फिर भी एक बार आपके लिए रिपीट कर रहे हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी टर्म है उसको लुईस पास्चर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। सिर्फ यही नहीं, एरोबिक और एनारोबिक जो वर्ड है इसको भी लुईस पास्चर ने इंट्रोड्यूस किया था। एरोबिक मीन्स जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको एरोबिक कहते हैं। उनके लिए इन्होंने एरोबिक वर्ड यूज किया। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रो करते हैं उनको हम एनारोबिक कहते हैं। तो ये टर्म लुईस पास्चर ने ही यूज किया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, पास्चराइजेशन टेक्निक जो है लुईस पास्चर ने इंट्रोड्यूस किया था 1862 में। बेसिकली इसमें 62.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर या
45 फ़ारेनहाइट पर अगर हम मिल्क को बॉयल करते हैं तो बिना उसका टेस्ट खराब हुए, यानी विदाउट ruining ऑफ द टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वो उसमें जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म, वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं और उसका टेस्ट भी खराब नहीं होता है। कितने टाइम तक? 30 मिनट तक। अगर हम 62.7 डिग्री पर अगर बॉयल करते हैं 30 मिनट तक, तो उसमें जो अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, उसका टेस्ट खराब नहीं होता है। और इसी टेक्निक को पास्चराइजेशन टेक्निक कहा गया बाद में, जो कि लुईस पास्चर ने दिया था। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विड मीडियम, यानी एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे किए गए, जिसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन में माइक्रोब्स के ग्रो करने के लिए या स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ही दिखाया जा रहा था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो मतलब कि ये लिक्विड मीडियम या मीडियम पर एक ग्रो कर सकते हैं, ये आइडिया सबसे पहले लुईस पास्चर के माइंड में आया, इनके दिमाग में आया, और इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया लिक्विड मीडिया। और सबसे पहले लिक्विड मीडिया में ही या मीडियम में इन्होंने माइक्रोब्स को ग्रो भी करवाया। तब से हम लिक्विड मीडियम पढ़ते आ रहे हैं, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो कराते आ रहे हैं। नेक्स्ट, पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस, इनके नाम से जहां पर इन्होंने वर्क किया था उस इंस्टीट्यूट को इन्हीं के नाम पर कर दिया गया, जिसको आज हम पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी लुईस पास्चर को ही माना जाता है। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन प्रिंसिपल, फर्मेंटेशन प्रिंसिपल या फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी सबसे पहले लुईस पास्चर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या होता है, इसमें वेस्ट मटेरियल या अनवैल्यूएबल सब्सटेंस से हम वैल्यूएबल या और बेनिफिशियल और डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं बाय द हेल्प और एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम वेस्ट मटेरियल से या अनवैल्यूएबल मटेरियल से हम कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे अर्थ पर, उन पर ही डिपेंड करता है। उनकी एक्टिविटी के द्वारा ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, जिसको हम फर्मेंटेशन प्रिंसिपल और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था किसने? लुईस पास्चर ने। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी इतने ही टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकते सिर्फ एक वीडियो में। तो अभी सिर्फ आपके लिए हम इतना बताते चले कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इन्होंने दी थी और किस किस टेक्नोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन था, किसका? लुईस पास्चर का। बाकी इस पे हम आगे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फर्मेंटेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इसे हम किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन, इसकी डिस्कवरी लुईस पास्चर के द्वारा हुई। ऑटोक्लेव में हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए इसको यूज करते हैं, हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव दोनों को, तो इसकी डिस्कवरी लुईस पास्चर के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुईस पास्चर के द्वारा इंट्रोड्यूस जरूर की गई, बट इसे प्रूव नहीं कर पाए थे। इसको आगे किसने प्रूव किया, कैसे किया, उसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल बात करने वाले हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना यहाँ पर देखते चलिए कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है, इसे सबसे पहले लुईस पास्चर ने इंट्रोड्यूस किया था। बाद में रॉबर्ट कोच ने इसे प्रूव किया, जिसे कोच पास्टुलेट के नाम से आज हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये कहीं आता है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी थी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लुईस पास्चर ने इसको दिया था। नेक्स्ट है डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इस थ्योरी पर बहुत बहस हुई, पूरा का पूरा ट्रांजिशन ईरा जो है माइक्रोबायोलॉजी का वो इसी थ्योरी पर निकल गया और इसे डिस्प्रूव या प्रूव यही चलता रहा। बाद में फाइनली लुईस पास्चर के द्वारा ही इसको डिस्प्रूव किया गया। कैसे किया गया, चलिए हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक फ्लास्क है जिसमें कुछ लिक्विड सब्सटेंस डाला जा रहा है, एक नॉन स्टेराइल लिक्विड इसमें फ्लास्क में पोर किया गया। जैसा कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो दो पार्ट में किया था। तो पहला क्या था, पहले में सिर्फ इन्होंने बिना नेक वाला एक जिसमें
जिसे इसमें देख लीजिए आप स्वानिक के जैसा लगा हुआ है, बट इसमें कुछ नहीं है। तो ठीक ऐसे ही इन्होंने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था वो सिर्फ ऐसे ही एक कोनिकल फ्लास्क इन्होंने लिया, उसमें लिक्विड मीडिया को डाला, फिर उसे हीट किया और हीट करने के बाद उन्होंने ऐसे ही बिना ऊपर से क्लोज किए, इसका टिप जो है ऊपर का, इसको इन्होंने बंद नहीं किया, क्लोज नहीं किया और इसको ऐसे कूल किया, तो बाद में उसमें माइक्रोब्स ग्रो कर गए। देन इन्होंने अपना सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, जिसको यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। इन्होंने फ्लास्क लिया, फ्लास्क में लिक्विड मीडिया को डाला, लिक्विड मीडिया को डालने के बाद इसमें जो नेक लाइक टिप है इसको इन्होंने इसमें फिट कर दिया। फिट कर दिया, उसके बाद सिर्फ नेक को थोड़ी देर तक के लिए इन्होंने हीट किया कि उसमें अगर कुछ भी प्रेजेंट हो या कोई अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो तो डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर उसके बाद उस मीडिया को इन्होंने, जिसे कि इन्होंने जिस मीडिया को इस कोनिकल में डाला, उसमें फिर इस नेक पोर्शन जो है फ्लास्क का उसको ऐड किया, उसमें फिक्स किया। उसके बाद फिर इस मीडिया को हीट किया। हीट करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस नेक के थ्रू जब स्टीम निकल रहा है तो जितने भी बचे हुए अनडिजायरेबल माइक्रोब्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो इसमें किल हो गए होंगे या डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। बाद में फिर इन्होंने इसको कूल किया, ठंडा किया, धीरे धीरे ठंडा करने के बाद सीधे फ्लास्क को इन्होंने रख दिया। काफी लंबे समय तक इंतजार किया, बट उसमें कोई भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं किया। बाद में एक फ्लास्क जिसको इन्होंने जेंटली टिप्ड कर दिया था नीचे की तरफ, जिसमें आप देख सकते हैं ऐसे इन्होंने इसे नीचे गिरा दिया, सीधे शब्दों में कहें तो, जिसमें इसका टिप नीचे जो सरफेस है उसको टच कर रहा था और इसके थ्रू धीरे धीरे इसमें माइक्रोब्स इंटर कर गए। तो जब लॉन्ग टाइम तक इन्होंने रखा फ्लास्क को और सीधे करके रखा तो उसमें कोई माइक्रोब्स ग्रो नहीं किया, लेकिन जब उसे इन्होंने नीचे गिरा दिया और सरफेस टच करने के बाद इसमें माइक्रोब्स इंटर कर गए और बहुत कम समय में ही इसके अंदर यानी जो मीडियम था लिक्विड मीडिया उसमें माइक्रोब्स ग्रो कर गए। तो इस तरीके से इन्होंने प्रूव किया कि जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी कह रही थी अरिस्टोटल के द्वारा दी गई थी थ्योरी, उन्होंने बताया था कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग बींग्स या लिविंग क्रिएचर्स कुछ क्रिएट हो जाते हैं, तो उसको इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया, झूठा साबित कर दिया और उसके बाद फिर थ्योरी खत्म हुई। मतलब इस पर विवाद जितना भी चल रहा था वो खत्म हो गया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी लुईस पास्चर के एक स्वानिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्प्रूव की गई फाइनली, कब? 1858 में, 1858 में इस थ्योरी की कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। नेक्स्ट इन्होंने कुछ वैक्सीन डेवलप किए थे, चलिए उसको भी देखते हैं कौन कौन से थे। इसको मैंने एक निमोनिक फॉर्म में आपको याद कराने की मतलब कोशिश की है थोड़ा, कि अगर ऐसे इसमें बताएंगे आपको इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि लैब में हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखने के लिए मिलता है, खासकर जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा कि रैक क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए हमको जो मिलता है रैक, उसी के नाम पर हम इनके वैक्सीन के बारे में आपको बताते चले कि आराम से आपको याद भी हो जाएगा। तो यहाँ रैक में RAC 3 वर्ड हमको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें R फॉर रेबीज, A फॉर एंथ्रेक्स एंड C फॉर कॉलरा। इसे आप कार भी याद कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। तो वैक्सीन जो डेवलप हुई एंथ्रेक्स, कॉलेरा और रेबीज, तीनों ही फैटल डिजीज हैं, जो कि रेबीज एक वायरल डिजीज है, एंथ्रेक्स और कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज हैं। बैसिलस एंथ्रैक्सिस काजिंग एजेंट है एंथ्रेक्स का, और कॉलेरा है जो कि विब्रियो कॉलेरी से होता है। रेबीज एक वायरल डिजीज है जो कि वायरिसेला जोस्टर से होता है। तो इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन डेवलप की थी वो लुईस पास्चर ने की थी। वैक्सीन सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने डेवलप की थी। उनका भी जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन एज के उसमें ही आता है। तो उस पर एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम एडवर्ड जेनर के बारे में आपको बताते चले। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन डेवलप किया था और उन्होंने क्या देखा, उनके टाइम पर स्मॉल पॉक्स एक डिजीज था जो कि एक वायरल डिजीज था और काफी लोग मतलब एक महामारी के रूप में वो फैल रहा था, काफी लोग उससे मारे जा रहे थे। तो इन्होंने क्या देखा कि एक मिल्कमैन है, यानी जो गाय या भैंस से दूध निकालने का काम करते हैं उनको हम मिल्कमैन कहते हैं।
तो वो लोगों के घरों में दूध लेकर जाता था, देता था, दूध निकालता था, फिर लेकर जाता था, लोगों को देता भी था घर घर। तो जब स्मॉल पॉक्स फैल रहा था चारों तरफ, तो उन्हीं के बीच में उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं हो रहा है, लोगों में स्मॉल पॉक्स फैल रहा है लेकिन इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जबकि ये मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होने वाला डिजीज है। आराम से अगर कांटेक्ट में आ गए तो वो भी इफेक्ट हो सकता है, इन्फेक्शियस हो सकता है, उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो उन्होंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। फिर उन्होंने देखा कि जो काऊ है, जिससे मतलब ये मिल्क निकालता था, दूध निकालता था, उसके अंदर काऊ पॉक्स वायरस प्रेजेंट था, और जिसकी जो मिल्क मैन था, जब दूध निकालते वक्त उसके भी ऊपर वो काऊ पॉक्स वायरस आ गया था, और वो काऊ पॉक्स वायरस ही स्मॉल पॉक्स से उसको प्रोटेक्ट करता था। तो इन्होंने सोचा, ये काफी इंप्रेस हुए उसको देख करके। तो इन्होंने फिर जो काऊ पॉक्स वायरस था, जो कि मतलब गायों में होते हैं, माइल्ड इन्फेक्शन काज करते हैं, तो उनसे जो पस फॉर्मेशन हुआ काऊ पॉक्स में, मतलब गाय के अंदर या काऊ के अंदर, उस पस को उन्होंने बहुत सारे अबाउट 23% में उन्होंने इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद देखा कि काऊ पस जो कि काऊ पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड थी, उस पस को इन्होंने जब लोगों के अंदर इंजेक्ट किया, तो वो जो काऊ पॉक्स वायरस है वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी दे रहा था, और लोग उससे बच जा रहे थे। तो बाद में फिर काऊ पॉक्स वायरस से ही इन्होंने स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए वैक्सीन डेवलप की, और उसी से प्रभावित होकर लुईस पास्चर ने एंथ्रेक्स, कॉलरा और रेबीज वायरस जैसे मतलब भयानक बीमारियों के लिए इन्होंने वैक्सीन डेवलप कर डाली। तो सबसे पहले वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने डेवलप की थी, बाद में फिर लुईस पास्चर ने, और आगे भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने वैक्सीन डेवलप की, जिनमें कुछ अभी हम आगे बात करते हैं। तो चलिए, ये थी लुईस पास्चर की कहानी। इसी बीच में आप थोड़ा सा एडवर्ड जेनर के बारे में भी जान गए होंगे कि सबसे पहले जो वैक्सीन डेवलप की एडवर्ड जेनर ने की, बाद में लुईस पास्चर ने भी की। और लुईस पास्चर का कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन है, जैसे टर्म माइक्रोबायोलॉजी, एरोबिक, एनारोबिक, पास्चराइजेशन कॉन्सेप्ट, लिक्विड मीडियम, पास्चर इंस्टीट्यूट, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फर्मेंटेशन प्रिंसिपल, ऑटोक्लेव, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, एंड सबसे मेन स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करना। इन सब पे हमने डिस्कशन की। लुईस पास्चर के बाद जॉन टिंडल ने भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन पर एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने सबसे पहले इंडोस्पोर की डिस्कवरी की थी। इन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस कवर जैसा कुछ वो डेवलप करते हैं, जो कि इंडोस्पोर बाद में इन्होंने बताया। और उसको किल करने के लिए इन्होंने टिंडलाइजेशन प्रोसेस भी दिया। ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक बॉक्स डिजाइन किया, अपना जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसी बॉक्स पर इनका एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम टिंडल चैम्बर कहते हैं। उस वक्त इन्होंने सिर्फ इसे बॉक्स किया, बाद में इन्हीं के नाम से इसको टिंडल चैम्बर कहा गया। और इन्होंने ये भी बताया कि डस्ट जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो जर्म को या माइक्रोब्स को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टिंडल ने जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस किया एंडोस्पोर को किल करने के लिए, उसको स्टरलाइजेशन ना कहते हुए बाद में टिंडलाइजेशन कहा गया। तो टिंडलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली ये भी एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस है जिसको टिंडल ने दिया था, तो इन्हीं के नाम पर इसे बाद में टिंडलाइजेशन किया गया। और उस टाइम इन्होंने एंडोस्पोर को किल करने के लिए इन्होंने सबसे पहले इसे इस्तेमाल किया। इसको आपको भूलना नहीं है कि टिंडलाइजेशन जो है टिंडल ने क्यों यूज किया, तो एंडोस्पोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे किल करने के लिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर है, ये इजिली डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो इसके लिए इन्होंने जो प्रोसेस यूज किया वो एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस था, बट बाद में इसको इनके नाम से कनेक्ट किया गया और बोला गया टिंडलाइजेशन, जिसको बाद में हम फूड के स्टरलाइजेशन के लिए भी यूज करने लगे। He discovered that bacteria multiply by dividing into two cells called binary fission। यानी जो बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन प्रोसेस होता है उसको भी सबसे पहले किसने बताया था? जॉन टिंडल ने। इंडोस्पोर के बारे में हम बात कर चुके हैं, उसको भी इन्होंने ही बताया था। और सिर्फ इतना ही नहीं,
एंडोस्पोर सेल की जो पूरी लाइफ साइकिल है वो कैसे होती है, मतलब बैक्टीरिया कब फॉर्म करता है, फिर कब उससे बाहर निकलता है, इन सारे प्रोसेस को जॉन टिंडल ने ही बताया था कि पहले वेजिटेटिव सेल के फॉर्म में होते हैं बैक्टीरिया, देन एंडोस्पोर बनाते हैं और फिर ये वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि एंडोस्पोर का फॉर्मेशन बैक्टीरिया तभी करता है जब कोई अनफेवरेबल कंडीशंस हो उसके लिए, जब उसे लगता है कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है, देन वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है, उसमें छुप जाता है और फिर फेवरेबल कंडीशन जब आता है तो उससे बाहर निकलकर अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि अभी वेजिटेटिव सेल फॉर्म में है अगर, देन एंडोस्पोर बनाया यानी यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन आया, फिर फेवरेबल आने पर ये वेजिटेटिव सेल के फॉर्म में वापस आ जाते हैं। तो इन सभी प्रोसेस को जॉन टिंडल ने बताया था, तो इनका जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसे भी आपको नहीं भूलना है। एडवर्ड जेनर, इसके बारे में बात कर चुके हैं, इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी और फादर ऑफ वैक्सीन भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है जोसेफ लिस्टर, इन्होंने एंटीसेप्टिक मेथड जो होता है इसका ट्रीटमेंट का, यानी कोई भी डिजीज, ये जब जर्म काजिंग डिजीज होती है उनसे बचने के लिए इन्होंने एंटीसेप्टिक मेथड दिया था, तो इनको इसके लिए फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया था, ईयर में इन्होंने उसको स्प्रे किया, जिससे ऑपरेशन थिएटर के आसपास या हॉस्पिटल जहाँ पर लोगों को ट्रीटमेंट हो रहा है उन सब एरिया में इन्होंने कार्बोलिक एसिड का छिड़काव किया कि उसके आसपास की जो भी मतलब ईयर में प्रेजेंट हो माइक्रोब्स वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, किल हो जाएं। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है। वुंड में इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए इनकी जो एंटीसेप्टिक मेथड है ये उस वक्त बहुत काम आई ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट है पॉल एनरिच, इनको फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी कहा जाता है। इन्होंने एक मैजिक बुलेट वर्ड का इस्तेमाल किया था। ये क्या होता है, इन्होंने देखा कि जो इस सिफिलिस काजिंग माइक्रोब से या काजिंग एजेंट है उसके अगेंस्ट जब हम आर्सेनिक का इस्तेमाल करते हैं, आर्सेनिक एक केमिकल्स होता है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए टॉक्सिक माना जाता है, तो जब इन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो उन्होंने बताया कि आर्सेनिक का इस्तेमाल करने से कुछ बुलेट जैसा प्रोसेस होता है और वो जाकर बैक्टीरिया को लग जाता है जिससे वो डिस्ट्रॉय किल हो जाता है। मतलब अगर हम आर्सेनिक को इसके अगेंस्ट देते हैं पेशेंट को तो वो मैजिक बुलेट की तरह काम करता है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट और उसको किल कर देता है। बाद में फ्लेमिंग ने इन्हीं मैजिक बुलेट को देखकर इन पे काम शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इनकी जो मैजिक बुलेट वाली आइडिया है वो पेनिसिलिन के रूप में बाद में आई। तो इनका भी जो कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर पेनिसिलिन आई। नेक्स्ट है दोस्तों रॉबर्ट कोच, इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है माइक्रोबायोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें चलिए हम एक एक करके देखते हैं इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूशन किया, इसके डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट मतलब टेक्निक्स, थ्योरी या जो भी इन्होंने इसके लिए किया है उसको एक एक करके हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट कोच पास्टुलेट, जैसे कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो लुईस पास्चर ने दिया था और उसको फाइनली वो प्रूव नहीं कर पाए थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था कि जो डिजीज होते हैं ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स में उसके लिए कहीं ना कहीं इनविजिबल क्रिएचर्स या माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ उन्हीं से एसोसिएटेड ये कोच पास्टुलेट आया रॉबर्ट कोच के द्वारा, जिसमें कि 4 सबसे मेन पॉइंट थे, उन्हीं को हम 4 पास्टुलेट भी कहते हैं। कौन कौन से थे चलिए देखते हैं। सबसे पहला था द सस्पेक्टेड पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल केसेस ऑफ द डिजीज एंड एब्सेंट फ्रॉम हेल्दी एनिमल्स। इसमें इन्होंने क्या किया, जैसा कि इन्होंने बताया था कि सस्पेक्टेड पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल केस ऑफ डिजीज, मतलब जितने भी जो डिजीज केसेज आ रहे हैं या हो रहे हैं ह्यूमन में, एनिमल में, प्लांट्स में, उसमें कहीं ना कोई जो सस्पेक्ट पैथोजन है वही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो उन्होंने उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे इसको प्रूव किया जाए। एक एनिमल लिया जिसमें डिजीज पहले से
काज था, यानी डिजीज या इन्फेक्शन पहले से हो चुका था जिस एनिमल में, उसको लिया और एक हेल्दी एनिमल लिया। दोनों में इन्होंने दोनों के जो रेड ब्लड सेल्स हैं या ब्लड को मतलब निकाला एज ए सैंपल। फिर दोनों की इन्होंने स्टैनिंग की। स्टैनिंग करने के बाद माइक्रोस्कोपी की। जैसे आप देख सकते हैं कि इनका जो पास्टुलेट है ये लेबोरेटरी टूल है और ये एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है। सबको एक करके हम देखते हैं। फिर उन्होंने जब माइक्रोस्कोपी की तो उसमें रेड ब्लड सेल्स के साथ साथ सस्पेक्टेड पैथोजन भी दिखा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं प्लेट्स में, इसमें रेड ब्लड सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ रॉड शेप जो पैथोजेंस हैं सस्पेक्टेड वो भी दिखाई दे रहे हैं। बट जो हेल्दी एनिमल था उसमें सिर्फ रेड ब्लड सेल्स ही दिखाई दिया। बट सिर्फ इतने पर ये नहीं रुकी, इन्होंने उसके आगे का स्टेप जो हो सकता था इनके द्वारा वो भी इन्होंने किया। जैसा कि सेकेंड पास्टुलेट इन्होंने बताया है कि द सस्पेक्टेड पैथोजन मस्ट बी ग्रोन इन प्योर कल्चर। इनका जो सस्पेक्टेड पैथोजन था उसको जब इन्होंने लेबोरेटरी कल्चर कराया तो ग्रो भी किया उसने। जैसा कि इसमें प्लेट में देख सकते हैं, एक पेट्री प्लेट है जिसमें इन्होंने स्टैनिंग सैंपल जो किया था, जो स्टैन के लिए निकाला था, जिसमें इन्होंने रेड ब्लड सेल्स को देखा, साथ में सस्पेक्टेड पैथोजन को भी देखा। तो उस सैंपल को इन्होंने एक प्लेट में स्ट्रेकिंग भी की उसकी, जिसमें कुछ कॉलोनीज ग्रो कराई, जिसमें देख सकते हैं राउंड शेप कॉलोनीज है जो कि सस्पेक्टेड पैथोजन की हैं। बट इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है वो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो लिविंग तो है नहीं। उसको जब बाहर उन्होंने निकाला है जिस सैंपल, तो वहीं पर वो नॉन लिविंग फॉर्म में हो गया, और यहाँ पर जो लिविंग होगा वही तो ग्रो करेगा। तो इस मीडिया में आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियल कॉलोनी या सस्पेक्टेड पैथोजन जो है वो ग्रो कर गए, और इन्होंने जो हेल्दी एनिमल का जो सैंपल एक्सट्रैक्ट किया उस पर कुछ नहीं आया। मतलब इसमें कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, और जो इन्फेक्शियस एनिमल का जो सैंपल था उसमें ये ग्रो कर गए। बाद में इन्होंने उसे प्योर कल्चर किया, आइसोलेट किया उसको। प्योर कल्चरिंग के बाद फिर इस पैथोजन को या सस्पेक्टेड पैथोजन को इन्होंने हेल्दी एनिमल में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद सेम रिजल्ट मींस जो जैसा कि पहला एनिमल जो था इन्फेक्शियस एनिमल, उसी के जैसे इसकी भी हालत हो गई। इसमें भी इस पैथोजन ने डिजीज काज कर दिया। तो तीसरा पास्टुलेट इनका था, सेल फ्रॉम प्योर कल्चर ऑफ द सस्पेक्टेड पैथोजन मस्ट कॉज डिजीज इन हेल्दी एनिमल। जैसे कि हमने बताया कि इन्होंने जब इसको इस हेल्दी एनिमल के अंदर इंजेक्ट किया तो इसने वहां भी डिजीज काज कर दिया। किसने? सस्पेक्टेड पैथोजन ने। तो इनका तीसरा पास्टुलेट यही था। नेक्स्ट और लास्ट था, द सस्पेक्टेड पैथोजन मस्ट बी री-आइसोलेटेड एंड शोन टू बी द सेम एज ओरिजिनल। जब सस्पेक्टेड पैथोजन को उन्होंने फिर से आइसोलेट किया, जो कि पहले इन्फेक्शियस एनिमल था उसमें जो दिखाई दिया था इनको रॉड शेप, ठीक वैसे ही इन्होंने जब इसकी लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोपी की, कल्चरिंग की, तो उसमें भी सेम वैसे ही इनको दिखाई दिया। फिर स्ट्रेकिंग की, वहां भी इनको सेम रिजल्ट मिला। तो इस तरीके से इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज या कोच पास्टुलेट के फॉर्म में इन्होंने इस थ्योरी को प्रूव किया। किसके? लुईस पास्चर की जो परिकल्पना थी, हाइपोथेसिस थी जर्म थ्योरी की, उसको किसने प्रूव किया? रॉबर्ट कोच ने अपने पास्टुलेट के द्वारा, जो कि 4 मेन पॉइंट थे, और बाद में इसी को कोच पास्टुलेट कहा गया। नेक्स्ट है प्योर कल्चर टेक्निक। प्योर कल्चर टेक्निक सबसे पहले इनके द्वारा ही किया गया था। वैसे फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक जो है वो जोसेफ लिस्टर को माना जाता है, लेकिन सबसे पहले प्योर कल्चरिंग किनके द्वारा की गई? तो वो रॉबर्ट कोच हैं। नेक्स्ट, कोच बैसिलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो एक बैक्टीरिया है जिससे टीबी या ट्यूबरक्लोसिस काज होता है ह्यूमन बींग्स में, उसकी भी मतलब उस एजेंट की जो आइडेंटिफिकेशन की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और इसे रॉबर्ट कोच ने की, तो इसे कोच बैसिलाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कॉलेरा बैसिलाई। जिस बैक्टीरिया के द्वारा कॉलेरा डिजीज काज होता है उसकी भी डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन एज ए काजिंग एजेंट ऑफ कॉलेरा रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स डिजीज जो होता है उसके लिए
बैसिलस रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसकी भी जो आइडेंटिफिकेशन की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट सॉलिड कल्चर मीडियम, जैसे कि हमने देखा कि लिक्विड कल्चर मीडियम लुईस पास्चर ने डेवलप किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक ऐसे ही सॉलिड कल्चर मीडियम जो कि रॉबर्ट कोच के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें इनके कुछ असिस्टेंट थे जिनका भी कुछ योगदान है, अभी आगे उस पर हम बात करने वाले हैं। जिलेटिन का इस्तेमाल इन्होंने सॉलिड कल्चर मीडिया में आइडियल सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में किया था, और एनिलीन डाई जो कि स्टैनिंग में यूज की जाती है उसकी भी डिस्कवरी या इंट्रोड्यूस किया था किसने? रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट हैगिंग ड्रॉप मोटेलिटी, मतलब जो मोटेलिटी होती है बैक्टीरिया के अंदर उसको देखने के लिए, उसकी एक्टिविटी के लिए को ऑब्जर्व करने के लिए हैंगिंग ड्रॉप मोटेलिटी मेथड इंट्रोड्यूस किया था किसने? रॉबर्ट कोच ने। खासकर इसे हम फ्लैजेला के लिए जोड़कर देख सकते हैं। नेक्स्ट फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर को माना जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। नेक्स्ट इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इनके कंट्रीब्यूशन के लिए 1905 में। ठीक ऐसे ही चले दोस्तों, इनके जो असिस्टेंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एफी हेसे, इन्होंने ये कोच असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे कोच के अंडर में, बट इन्होंने सबसे पहले अगार का इस्तेमाल किया था सॉलिडिफाइंग एजेंट के फॉर्म में, जो कि 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है और सॉलिडिफाई 40 to 45 सेंटीग्रेड पर होता है। इसको मीडिया में हम एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट अब यूज करते हैं, जिसको इंट्रोड्यूस किया था कोच असिस्टेंट एफी हेसे ने किस फॉर्म में? अगार के फॉर्म में। नेक्स्ट है रिचर्ड पेट्री, इन्होंने ये भी इनके असिस्टेंट थे, और रिचर्ड पेट्री ने सबसे पहले पेट्री डिश और पेट्री प्लेट को 1887 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम आज पेट्री प्लेट के रूप में पढ़ते आ रहे हैं, पेट्री डिश के रूप में पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके जो डिस्कवरर हैं वो हैं रिचर्ड पेट्री। लास्ट है मॉडर्न इरा, यानी अभी तक हमने गोल्डन इरा की बात की, तो गोल्डन इरा खत्म होते होते जो माइक्रोबायोलॉजी है वो बायोलॉजिकल साइंस के एक ब्रांच के रूप में स्टेबल या एस्टैब्लिश हो चुकी थी आफ्टर वर्क ऑफ रॉबर्ट कोच एंड लुईस पास्चर। गोल्डन इरा में रियल बिगिनिंग के साथ साथ जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको तो भरोसा ट्रांजिशन इरा में हो गया था कि मतलब इनविजिबल क्रिएचर प्रेजेंट है जिनको हमने कड़े से देख नहीं सकते, लेकिन दुनिया को जब विश्वास हुआ, जब रॉबर्ट कोच और लुईस पास्चर ने इस पर वर्क किया और बहुत सारी थ्योरीज दी, बहुत सारे पोस्टुलेट दिए और इसको प्रूव किया कि सच में माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, और वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को इन्होंने प्रूव कर दिया, तो साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ साथ पूरी दुनिया को बिलीव हो गया, भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि सच में कुछ ऐसे इनविजिबल क्रिएचर हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ पर, हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। फिर मॉडर्न इरा जो सबसे लास्ट है, ये जो सेंचुरी है 19वीं सदी, उसके एंड तक गोल्डन इरा समाप्त हो चुका था। तो इसमें क्या हुआ कि by the end of 19th century the continuous study, discovery and experiment on it microorganism was growing in adolescence stage. Adolescence means फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे के जन्म से लेकर के एडल्ट में जब वो कन्वर्ट होता है एडल्ट फॉर्म तक, उसके बीच में जितने भी चेंजेस होते हैं उन सबको मिलाकर एडोलसेंस स्टेज कहा जाता है। तो ठीक ऐसे ही जो डिस्कवरी इरा थी, यानी जिसमें माइक्रोब्स की डिस्कवरी हुई, वहां से लेकर के गोल्डन इरा को आप एडल्ट मानिए और डिस्कवरी इरा को चाइल्ड मान लीजिए, जहां पर माइक्रोब्स की डिस्कवरी हुई, उनके बीच में जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, जितने भी चेंजेस हुए, जितने भी एजेंट आइडेंटिफाइड हुए, जितनी भी एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई, वैक्सीन की डिस्कवरी हुई, वो उन सब को मिलाकर डिस्कवरी इरा टू गोल्डन इरा के बीच के प्रोसेस को हम एडोलसेंस स्टेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कह सकते हैं। मतलब यहाँ तक कि एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था। अब इसके आगे का प्रोसेस जो है बहुत सिंपल था, यानी यहाँ से मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ भी हो रहे हैं, अभी ये सब मॉडर्न इरा में ही आते हैं। तो चलिए थोड़ी इस पे बातें कर लेते हैं। इन लेटर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी आर पिक्ड अप एज टूल्स फॉर स्टडी ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट पर्पज फॉर लाइफ प्रोसेस। जैसे कि हम आज आरडीटी पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं,
माइक्रोबियल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये सब जब ये स्टेबल फॉर्म में हुआ तभी तो हम कर सकते हैं। मतलब गोल्डन एरा खत्म होते हुए थे ये माइक्रोबायोलॉजी जो है बायोलॉजिकल साइंस के एक ब्रांच के फॉर्म में और माइक्रोबायोलॉजी के फॉर्म में एक स्टैब्लिश फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था, स्टेबल हो चुका था। अब यहाँ तो सिर्फ हमको माइक्रोब को पिक करके एक अलग अलग मतलब एज ए टूल्स उनको यूज करके अपने बेसिक पर्पज के लिए, अपने डिजायर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए उनको हम यहाँ से इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। कहाँ कब से? मॉडर्न एरा जब शुरुआत हुआ और गोल्डन एरा जब एंड हुआ, समाप्त हुआ। तो यहीं से मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबियल इम्यूनोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारे ब्रांच सब ब्रांच बनते गए जो कि मॉडर्न एरा के अंतर्गत आते हैं और आज भी हम उनके बारे में स्टडी करते हैं जो माइक्रोब्स के थ्रू मॉडर्न एरा में ही आते हैं। सो दस एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज बॉर्न। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की भी ओरिजिन हुई। माइक्रोबायोलॉजी तो स्टेबल फॉर्म में यहाँ तक हो गया था और इसके बहुत सारे ब्रांचेस की भी डिस्कवरी हुई। और मेनी नोबेल लॉरेट हैव देयर ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उनके भी कुछ हम नाम देख लेते हैं वर्क के साथ साथ। वॉन वेरिंग, डिप्थीरिया एंटीटॉक्स इन्होंने डिस्कवर किया था, इसके लिए इनको नोबेल मिला था। रोनाल्ड रॉड्स ये भी एक नोबेल लॉरेट से जिन्होंने मलेरिया को डिस्कवर किया। रॉबर्ट कोच ट्यूबरकुलोसिस या टीबी बैक्टीरिया। मैर्टिन कॉफ फेगोसाइटोसिस मैकेनिज्म जो होती है उसको इन्होंने बताया था। वाटसन क्रिक ये तो बहुत ही फेमस है, इन्होंने स्ट्रक्चर जो दिया था वीडीएनए का, ये भी एक नोबेल अवार्डेड थे, नोबेल प्राइज से इनको भी मतलब नवाजा जा चुका था। और इन्होंने क्या बताया था? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, फिर जो कि एक इस्चेरिशिया कोलाई का डीएनए था। नेक्स्ट होली एंड खुराना, इन्होंने जो जेनेटिक कोड सबसे पहले डिस्कवर किया था या इंट्रोड्यूस किया था। फिर वर्नर हर्फिड, इन्होंने जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट एंड सेल डेथ, यानी सेल की डेथ कैसे होती है और जो हमारा ऑर्गन है उसको जेनेटिकली रेगुलेट कैसे किया करता है हमारा शरीर, उसके बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट फ्रेशनर, जिन्होंने प्रियांस और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी की थी। प्रियांस जो एक वायरस के जैसा ही नॉन लिविंग फॉर्म है, उसी का प्रोटीन फॉर्म, उसकी डिस्कवरी फ्रेशनर ने ही किया था। तो इस तरीके से आज जो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है वो 4 एरा में कंप्लीट हुई और इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। मुझे लगता है अगर आप इतना अगर कवर पढ़ के जाते हैं तो आपको अपने एग्जाम्स के लिए अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए कि हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकें। और ये चैनल आपका ही है, अगर आप इसे प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।